तो दोस्तों आज एक बार फिर हम एक नया टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है कुसमायोजन। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में मल एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वो किन्हीं कारणों बस अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। वो कौन कौन से कारण हैं वो समझते हैं। चलिए मित्रों, तो पढ़ते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि कुसमायोजन होता क्या है। तो एक बड़े ही महान मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गेट्स। उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया है कुसमायोजन की। क्या दिया है कि व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन होना, यही आपका कुसमायोजन कहलाता है। व्यक्ति अपने किन्हीं कारणों से अपने वातावरण में अगर संतुलन स्थापित नहीं कर पाता तो उसी को हम कुसमायोजन कहते हैं। चलिए इसको एक ड्राइंग के जरिए जानते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप को, ठीक है, किसी भी परिस्थिति के साथ अगर वो संतुलित करने में सक्षम नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं, कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वो देखते हैं। कुसमायोजन की परिभाषा यहाँ पे दिया है। अलेक्जेंडर और फ्रॉइड ने क्या बोला है कुसमायोजन के बारे में कि कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियों से है। अभिप्राय किससे है? कई प्रकार की प्रवृत्तियों से है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की चाह है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर उसकी तृप्ति नहीं होती तो वो कुसमायोजित होगा। यानी कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ, जैसे कि अतृप्ति, जैसे कि भग्नाशा, जैसे कि तनावात्मक स्थितियाँ, इनसे बचने की अक्षमता या मन की अशांति को ही हम कुसमायोजन के नाम से जानते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि तनाव हो, अशांति हो, भग्नाशा हो, किसी चीज़ का सेटिस्फैक्शन ना हो, तृप्ति ना हुई हो, तो वो सभी कुसमायोजन के अंतर्गत आती हैं। ऐसा अलेक्जेंडर का मानना है। आगे पढ़ते हैं, आइजेंग क्या बोलते हैं। आइजेंग का मानना है कि यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण रूप से असंतुष्टि होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की किसी वातावरण के साथ उन्हें पूरी नहीं कर पाता तो वह व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। चलिए मित्रों, इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कुसमायोजन है, या कोई व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से अपने वातावरण या परिस्थिति विशेष के साथ समय के साथ अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता या समायोजित नहीं हो पाता, तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि तनाव दिखेगा, संघर्ष, द्वंद्व, भग्नाशा, कुंठा, ये सब चीज़ें, दुश्चिंता, दबाव, ये सभी वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं और व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। तो चलिए इन कुसमायोजित के कारणों को एक एक करके हम जानते हैं और पहचानेंगे कि किस स्थिति में कुसमायोजन का किस प्रकार का कारण मौजूद होगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं तनाव। तनाव किसे कहते हैं? वैसे आप जानते हैं कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तो उसका शारीरिक ढंग अपन को पहले से ही दिखने लग जाता है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो विचलित सा ही रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिप्रेशन है वो शारीरिक और एक तरह की मनोवैज्ञानिक दशा होती है। इसे सिंपल शब्दों में कैसे समझें? ऐसे समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कोई कार्य नहीं कर पाता या जो भी कार्य करता है उसमें वो असफल हो जाता है तो व्यक्ति को स्वाभाविक है वो तनाव का शिकार हो जाता है, अर्थात वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरे हिसाब से तनाव की ये परिभाषाएं के माध्यम से और इस लोगो डायग्राम के माध्यम से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं तनाव की कुछ परिभाषाएं। तो परिभाषाएं गेट्स क्या बोलता है तनाव के बारे में, देखते हैं कि तनाव एक प्रकार क्या है? असंतुलन की दशा है। आप यूँ कह सकते हैं कि तनाव जो है वो असंतुलन की एक दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। इसको आप ऐसे समझिएगा, आप कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर काम को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर उत्तेजना है, आपको उस काम करने के लिए एक जुनून है, लेकिन किन्हीं कारण बस अगर आप उस काम को सही तरीके से करने में कठिनाई का महसूस करते हैं, किसी बाधा का महसूस करते हैं, तो आपकी जो उत्तेजना है वो धीमी हो जाएगी। यानी आप उसे काम करने की बजाय उससे मुंह मोड़ने की ओर लौट जाओगे। वही इस जो स्थिति है वह आपकी तनाव कहलाती है गेट्स के अनुसार। देखें ड्राइवर क्या बोलते हैं इसके बारे में। ड्राइवर का कहने का मतलब है कि संतुलन को नष्ट होने की जो सामान्य भावना होती है, जो आप
किसी परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की जो तत्परता आपके अंतर्गत रहती है, उसी को इन्होंने तनाव कहा है। तो चलिए मित्रों, तनाव की इन 2 परिभाषाओं से आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम इसको एक बेहतर तरीके से, इस चीज़ों को समझने के लिए एक उदाहरण का मदद लेते हैं। देखते हैं क्या होता है तनाव। जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली है और आपका रोल नंबर इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो रहा। आप नेट पे डाउनलोड करने के लिए बैठे, किसी भी कारणवश आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस समय जब समय के अनुसार आपका कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आप रोल नंबर को डाउनलोड करने बैठे हैं और वो हो नहीं रहा, तो आपको एक अंदर से एक टेंशन टाइप की होगी, वही आपका तनाव है। तो जो आपको टेंशन हो रही है या जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसी को आप क्या बोल सकते हैं, तनाव कहेंगे। मेरे मित्र, ये बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में हम दूसरा पढ़ते हैं संघर्ष। संघर्ष क्या होता है या द्वंद्व क्या होता है, अंग्रेजी में से कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात इसे आप सिंपल शब्दों में समझिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ होता है, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में जब असमर्थ होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब ये जो स्थिति उसके भीतर बनती है, ये बनती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसको भी हम बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए क्या, कि जब किसी व्यक्ति के सामने 2 अलग अलग अवसर हों, ठीक है, 2 अलग अलग अवसर हों और किसी एक को उसे चुनना हो, किसी एक को उसका चुनाव करना है कि भाई मैं इसको चुनूंगा, तो उसके समय जो स्थिति होगी, अर्थात अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि आपकी जॉब टीचिंग में लग गई है उसी समय पे, और उसी समय पे आपको 2 ही बिजनेस पसंद या 2 प्रोफेशन आपको पसंद है, कि किसी को पढ़ाना टीचर का, या फिर दूसरा आप ये भी मान सकते हैं कि आपकी रुचि कहीं ना कहीं पुलिस में भी है। अगर आपको दोनों जॉब एक साथ लग जाते हैं तो आपको कोई एक चुनना बनता है, चुनना, और दोनों ही आपको पसंद हैं, तो 2 जब स्थितियां हों उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वो वाली स्थिति आपकी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के अंतर्गत या द्वंद्व के अंतर्गत आती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि एक ही समय में 2 विरोधी इच्छाओं के कारण मस्तिष्क में जो तनाव रहता है, जो स्ट्रेस रहता है, जो टेंशन रहती है, उसी को आप लोग संघर्ष या द्वंद्व के नाम से जानते हैं। तो मेरे मित्र, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। जानते हैं कुछ संघर्ष की या द्वंद्व की कुछ परिभाषाएं। देखते हैं क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इसके बारे में, कि उस समय उत्पन्न होते हैं संघर्ष जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। उस समय की स्थिति को आप यूँ कह सकते हैं कि वो संघर्ष की स्थिति होती है। फ्राइड के अनुसार देखते हैं फ्राइड क्या बोलते हैं। तो फ्राइड तो तुम्हें पता ही है, इदम अहम परम अहम, ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इड ईगो सुपर ईगो वाला, उनके बीच में आपका असामंजस्य होना या मध्य सामंजस्य ना हो पाना या सामंजस्य का अभाव होना, वो वाली जो मानसिक संघर्ष की स्थिति होती है, उसी को हम संघर्ष के नाम से जानते हैं। डगलस और हॉल के अनुसार क्या है कि द्वंद्व उस पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिवादात्मक इच्छाओं के मध्य तनाव के कारण उत्पन्न होती है। तो मित्रों, ये आपको बेसिक परिभाषाएं ध्यान रखनी हैं, इन्हें कुछ कीवर्ड के साथ आप याद कर लीजिएगा। ये आपकी 3 परिभाषाएं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। अब हम जानते हैं कि जो संघर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। संघर्ष मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उपागम उपागम संघर्ष। तो यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि जहाँ उपागम मिल जाए आपको, तो उपागम को आप एक वर्ड से डिनोट करोगे पॉजिटिव। उपागम का मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है, और परिहार का मतलब होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपागम उपागम संघर्ष। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो लक्ष्य थे वो दोनों के दोनों लक्ष्य आपके धनात्मक हैं, अर्थात 2 धनात्मक समान लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न जो संघर्ष होगा वो आपका उपागम उपागम संघर्ष के नाम से जाना जाएगा। इसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे आप एक जॉब करना चाहते हैं पुलिस में, ठीक है, और दूसरी आप बनना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस, और दोनों के दोनों जॉब आपकी एक साथ लग जाती हैं, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही आपको नुकसान नहीं है, दोनों ही जॉब आपके लिए परफेक्ट हैं। जब भी तो आपने पुलिस में भी और पोस्टमैन में फॉर्म में अप्लाई किया था। तो ये वाला जो संघर्ष है, आपके माइंड में जो स्ट्रेस चलेगा, वो आपको किसी एक विषय को चुनने के लिए
इंडिकेट करेगा और आप बड़ी सूझबूझ के साथ किसी मानसिक निर्णय का लेकर के एक विषय, एक जॉब का चुनाव करोगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, उपागम उपागम संघर्ष, जो मित्रों आपका धनात्मक धनात्मक होगा। दूसरे नंबर पे देखते हैं अब हम आगे, ये है परिहार परिहार संघर्ष। परिहार परिहार का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव, यानी दो जब ऋणात्मक हों और असमान लक्ष्यों के मध्य अगर किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप परिहार परिहार संघर्ष के नाम से जानते हैं। ये दूसरा है आपका। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके दांतों में दर्द है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके दांतों में दर्द है और आप चाहते हैं कि हमारे दांत ठीक हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो दूसरा केस क्या होगा, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगेगा या आपका ज़्यादा दांत सड़ गया होगा तो रूट कैनल करेगा, या फिर इतने भी से भी सही नहीं हो रहा तो आपका दांत निकालेगा। तो उस दोनों परिस्थितियों में आपको दर्द होगा। अगर इलाज नहीं करवा रहे तो भी दर्द हो रहा है और इलाज अगर करवाते हैं तो भी दर्द होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं, फिर भी आपको एक को चुनना होगा। अगर दर्द जरूरत से ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे, सीधा बात है डॉक्टर से दांत निकालने के लिए कहेंगे। तो इस तरह का जब आपके मन में एक निर्णय लेना हो तो वो संघर्ष, वो मानसिक संघर्ष आपका परिहार परिहार संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं मित्रों हम अगले क्रम में, ये है हमारा तीसरा प्रकार का संघर्ष जिसका नाम है उपागम परिहार संघर्ष। ठीक है, उपागम में मैंने बताया था पॉजिटिव है और परिहार का मतलब नेगेटिव है। जब कोई संघर्ष, देखिएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक लक्ष्यों के मध्य हो, तो यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई आदमी बहुत मोटा है, ठीक है, और वो आदमी जो मोटा है वो चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं। ठीक है, अगर मोटा आदमी पतला होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, खाना कम खाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं और खाना भी ना खाना पड़े। मतलब एक नेगेटिविटी है कि मोटापन, और एक स्लिम होना है यानी धनात्मक, और उनके बीच में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता किससे, खाने से। तो इस प्रकार का जो संघर्ष है वो आपके संबंध में सामने आए तो आप दिमाग लगा लीजिएगा। सोचना है आपको कि भाई पतला होना है तो खाना कम खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका उपागम परिहार संघर्ष। मतलब एक अगर धनात्मक चीज़ों को अपनाना चाहते हो तो ऋणात्मक के साथ कॉम्प्रोमाइज करनी आपको पड़ेगी। इसके बाद में दो पढ़ लिए अब हमने। अब हम तीसरा पढ़ते हैं भगनासा। भगनासा या कुंठा, जिसे अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है देखते हैं इसको इस लोगों के माध्यम से समझते हैं, बखूबी समझ में आएगा। जैसे हम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति बार बार कोशिश करता है किसी काम को करने में और काम करने में वो हमेशा असफल हो जाता है। ठीक है, तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है कि ये काम अब मेरे बस का नहीं है, और ऐसे में वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को हम भगनासा या कुंठा कहते हैं। तो कोई बालक को जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, बार बार बताने के बाद भी बेचारा बच्चा समझने की कोशिश करता है लेकिन उसकी समझ में नहीं आ पाता, तो वो किसका शिकार होता है, कुंठा का। तो हमें ध्यान रखना है कि उनसे ऐसे ही बोलो बच्चों से कि एक बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, आप निराश क्यों होते हो, एक बार में कोई नहीं सीखता, इस तरीके से। तो मित्रों देखते हैं भगनासा या कुंठा की जो परिभाषा हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर ने एक परिभाषा दी है, क्या है कि किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग जब अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है, और इसी को हम कुंठा कहते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार क्या है कि भगनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना कहते हैं जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। अर्थात व्यक्ति जिस काम को महत्वपूर्ण समझता है या जिस लक्ष्य को वो अचीव करना चाहता है वो किसी कारणवश अगर उसे प्राप्त नहीं होता तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं गुड के अनुसार कि किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को ही इन्होंने क्या कहा है, भगनासा या कुंठा कहा है। तो देखिए मित्रों, आप पढ़ते हैं हम ये जो भगनासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो भगनासा दो प्रकार की होती है मित्रों। एक होती है बाहरी भगनासा। इस भगनासा में कोई भी बाह्य बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। बाह्य बाधा मतलब व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन उसके लक्ष्य तक पहुंचने में हो सकता है कई भौतिक बाधाएं हों, हो सकता है कोई नियम हो, कानून हो, या फिर दूसरों के अधिकार हों जो उस व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचने में रोकते हैं, तो वो होते हैं आपके बाहरी भगनासा। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं आंतरिक भगनासा। आंतरिक भगनासा वो होती है मित्र ऐसी बाधा जो व्यक्ति को स्वयं के अंदर मौजूद रहती है, खुद की बाधा
जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे भय। मान लीजिए डर जो है वो व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है कि नहीं मेरा बस का नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, जब उस सामने वाले ने नहीं कर पाया तो मेरे से नहीं होगा। इस तरह से व्यक्ति के अंदर का जो भय होता है वो अपने खुद के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में उसे रोकता है या बाधा बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किसी बच्चे का बार बार कंपटीशन एग्जाम देना और हर बार 2 या 1 अंक से पीछे रह जाना या असफल हो जाना, यह परिस्थिति बालक में आंतरिक भगनासा उत्पन्न करती है कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं, शायद मेरे से ये नहीं हो पाएगा, या मैं 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता हूँ। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कुंठित होता है तो उसे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं आंतरिक भगनासा। अब देखो मित्रों, चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या है, डिलेमा क्या होती है? तो देखते हैं फ्राइड के अनुसार देखते हैं कि जब आपके अचेतन मन में कोई इच्छा जो मर चुकी है, वो दब चुकी है, लेकिन जब चेतना में आने की फिर से वो कोशिश करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दुश्चिंता। ये एक एग्जाम्पल है दुश्चिंता का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे आपने किसी चीज़ की तैयारी की और आपके दोस्त ने भी की, आप किसी कारण बस उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाए और आपका दोस्त भी उस समय पे लगा रहा और आपने कुदरत से छोड़ दी, ठीक है, और आप पढ़ने में दोनों इक्वल थे। लेकिन 10 साल बाद आप कहीं जगह पे आपका दोस्त और आप दोनों मिलते हैं और वो दोस्त कहता है, और दोस्त तू कैसा है? कुछ नहीं यार, मैं तो उसमें SSC के एग्ज़ाम में सक्सेस हो गया और ये इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, और तुम बोले मैं नहीं हो पाया। तो बाद में हो सकता है उसे महसूस हो कि अगर मैं भी काश लगा रहता तो मैं इसके जैसा ही इनकम टैक्स ऑफिसर होता। तो ये होती है दुश्चिंता, यानी अचेतन मन में दमित इच्छा जो किसी कारण बस पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर कभी रियलाइज हो जाए या फिर चेतन मन में आ जाए तो वो वाली स्थिति दुश्चिंता कहलाती है। 5वें नंबर पर पढ़ते हैं मित्रों हम दबाव। दबाव किसे कहते हैं, स्ट्रेस किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि व्यक्ति को दबाव महसूस जो होता है वो प्रतियोगिता के कारण होता है, ठीक है। इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कैसे, कि जैसे क्रिकेट में दबाव होता है, आपने देखा होगा प्लेयर के ऊपर दबाव रहता है, बॉलर के ऊपर रहता है कि ज़्यादा रन नहीं पिटने चाहिए, और बैट्समैन के ऊपर दबाव रहता है कि सामने वाली टीम ने पहले खेल लिया, अब तुम्हें इतने रन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 40 रन चाहिए हमें, कितनी बॉलों में, 12 गेंदों में, तो ये दबाव किसके ऊपर रहेगा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक बैट्समैन के ऊपर दबाव रहेगा, तो वही आपका दबाव कहलाता है। यहाँ पर समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि परीक्षा से पूर्व जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सफलता या असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो दबाव महसूस करते हैं कि पापा ने बोला था 90 बननी है, वो नहीं बनी, ये भी टेंशन रहती है। या आत्मसम्मान वाली अगर हम बात करें तो ऐसा रहेगा मेरे दोस्त की बनेगी 90 और मेरी उससे ऊपर बननी चाहिए, तभी मेरा गौरव उसके ऊपर हावी रहेगा। तो इस तरह से ये आत्मसम्मान की बात होती है। इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में आप लोग दबाव कहेंगे अगर ऐसी स्थिति कहीं पे क्रिएट हो रही है तो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे दिया मैंने, देखो दबाव वहाँ पर भी हो सकता है। सपोज दैट ये स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, एग्जाम हॉल में, और ये लड़का जो आगे बैठा है ये थोड़ा सा स्ट्रेस में है। क्यों है? क्योंकि घंटी बजी टन और टीचर बोलता है कि आपके पास 5 मिनट रह गए, लेकिन इसने सोचा कि अभी रिमेन हुए रहे हैं मेरे तो 2 क्वेश्चन, और समय बचा हुआ है मेरे पास 5 मिनट, इन 5 मिनट में मेरे को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उस समय जो उसके माइंड में स्थिति होगी वो एक दबाव वाली स्थिति होगी। तो मित्रों अब आगे ये 5 के 5 हैं जो हमने ऊपर स्लाइड में चर्चा किए थे। इसके बाद में देखते हैं इस संयोजन के कई सारे कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, जातीय, किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है। धार्मिक, आर्थिक, रोजगार संबंधी, वेशभूषा पहनावे संबंधी कारण हो सकते हैं, रीति रिवाज संबंधी हो सकते हैं, बालक की स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं, बालक के समाज से अपेक्षाएं भी हो सकती हैं, बालक के परिवार से भी अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो ये सभी वो कारण हैं जो कुछ संयोजन के कारण हैं। मेरे मित्रों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे अंदर और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत जगे कि नहीं सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।